हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है डाउट डिस्कशन 3। हम लोग दो ऑलरेडी डाउट सेशन कर चुके हैं और उसका डिस्कशन भी हो चुका है और ये तीसरा है। पिछले 2 दिन पहले यानी कि 6 जून को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और बोला था कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो उसको पूछ डालो, मैं उसको बताऊंगा। तो आपने बहुत सारा डाउट पूछा उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं आज उसको एक एक करके सभी डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सीधे जहां पे आप लोगों ने डाउट पूछा है। हाँ, एक और अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से करें, पूरा जोर लगा के पढ़ें। ठीक है, ये नहीं समझें कि बंद है, लॉकडाउन है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे या मतलब सब कोई बैठे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। ठीक है, पूरा जोर लगाइए। हम लोग भी अपने तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं, जैसे डाउट सेशन रख दिए, डाउट डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, हर एक टाइप का आपका वीडियोस आ रहा है। ठीक है, डेली वीडियोस आ रहा है, उसको देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, मतलब फीलिंग लाइए कि जैसे क्लासरूम में पढ़ा करते थे, जिस मन से, उसी मन से यहाँ पे पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में सभी जगह जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, हर एक जगह लाइव क्लासेस हो रहा है। ठीक है, तो आप अगर इस बीच में अगर नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सो ये नहीं समझिए कि हमको मतलब ये सबको मजाक में लेना है। आप जैसे क्लासरूम में पढ़ाई करते थे सेम वैसा ही फीलिंग लाके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये रहा गुरुकुल क्लासेस हाजीपुर का यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दे ताकि सभी हम लोग का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये हम लोग वीडियो पे चलते हैं। ये रहा वीडियो और ये देखिए, ये रहा डाउट सेशन इन मैथमेटिक्स बाय रजनीकांत सर। मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, ठीक है, 2 दिन पहले। चलिए इस पे क्लिक किए जितना और चाहे 2 घंटा इसको में मैंने बंद कर दिया। तो चलिए हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा कमेंट सेक्शन पे आते हैं। तो ये रहा कमेंट सेक्शन और 7 स्टूडेंट टोटल कमेंट किए हैं। तो सबका मैं एक एक करके लूँगा, जो भी मतलब जो भी डाउट होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला ये कमेंट जो है वो क्या है भाई, ये बनरा डीजे। भाई कैसे कैसे नाम है, बनरा, सियरा, कुत्ता, बिलार। थोड़ा नाम अच्छे रख के आया करो। ठीक है, मतलब कि आपके पेरेंट्स जो है आपका प्यार से नाम रखे हैं, कुछ तो रखे होंगे ना। तो ये बनरा, सियरा, कुत्ता, बिलरा, ये सब क्यों नाम रखते हो। ठीक है, चलो जो भी है, बनरा, आप जो भी हैं, बानर हैं, आदमी हैं। मैं ये क्वेश्चन बताता हूं। तो ये मिस्टर बानर जो हैं वो पूछे हैं कि सर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है उसके रिलेशन का मतलब चैप्टर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछे हैं। तो हम लोग सीधा चलते हैं एनसीईआरटी में, यहाँ पे है एनसीईआरटी का ये रिलेशन एंड फंक्शन, ये पहला ही टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम लोग नीचे चलते हैं 1.1 में क्वेश्चन नंबर 8। 1.1 ये देखो आ गया और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो रहा, ये बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। यहाँ पे बोल रहा है कि ए माइनस बी का मॉड जो है वो इवन है। ठीक है, तो आई होप ऐसे लगता है मैं क्वेश्चन बताया भी होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लो, या चलो मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दूंगा। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इज, हाँ मतलब प्रूफ करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू इच अदर
and all the elements of 2 4 are related to each other but no elements of 1 3 5 is related to any elements of 2 4। तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। चलो पहले देखते हैं, बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर इज द आर इन द सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 गिवन बाई, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन है कि आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। सबसे पहले हमको प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है कि नहीं, ये प्रूव करना होगा। क्योंकि याद करो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो। तो हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो हम लोग प्रूव करेंगे सबसे पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है। और याद करो रिफ्लेक्सिव के लिए होता था ए रिलेट हो जाना चाहिए ए से सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे ए का सभी एलिमेंट्स के लिए सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ए माइनस बी इज इवन, तो ए रिलेटेड है बी से। अगर ए माइनस बी इज इवन है, अब सोचो ए रिलेटेड टू ए कब होगा, जब ए माइनस ए इवन हो। तो आप निकालो, यहां पे लिखो वी नो दैट मॉड ऑफ ए माइनस ए कितना होता है। अगर हम बोले बी के जगह पे भी ए रख दें तो मॉड ऑफ ए माइनस ए हो गया, और ये होता है 0, और 0 एक इवन नंबर है, तो बोलेंगे 0 इज इवन। अब देखो वी नो दैट मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0 और ये है इवन, तो a माइनस बी इवन हो तो a रिलेटेड होगा b से, और a माइनस a इवन हो गया तो बोलेंगे a रिलेटेड होगा a से। तो बोलेंगे सो a रिलेटेड टू a, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सो a बिलोंग्स टू r, a रिलेटेड टू a लिखे चाहे a बिलोंग्स टू r लिखे, दोनों का मतलब एक ही हुआ। क्यों लिखे ये बात, तो a माइनस ए का मॉड जो था वो इवन आ गया, इसलिए हम लोग लिख दिए a रिलेटेड टू a। अब a रिलेटेड टू a लिखे तो क्या बोलेंगे, r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, r क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सिमेट्रिक के लिए, तो दूसरा हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, तो सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए, तो ये हम लोग कर दिए ए रिलेटेड टू ए। फिर देखो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि अगर ए रिलेटेड टू बी हो, इफ ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए आ जाना चाहिए। अब देखो बोल रहे हैं कि इफ ए रिलेटेड टू बी, हम मान लिए कि इफ ए रिलेटेड टू बी, या चलो लेट यहां लिख दे रहा है, ठीक है, लेट ए रिलेटेड टू बी। अब सिमेट्रिक हमको प्रूव करना है, तो हमको ये प्रूव कर देना होगा कि B रिलेटेड टू A है, A रिलेटेड टू B लेकर चले और B रिलेटेड टू A प्रूव कर दें तो हो जाएगा ये सिमेट्रिक। तो चलो अब A रिलेटेड टू B है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे A B से रिलेट कब होता है, जब मॉड ऑफ B माइनस A इवन हो। तो यहाँ पे हम मान लिए कि A रिलेटेड टू B, तो लिखेंगे ना कि मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन। अब मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन, ये या आ गया अगर ए रिलेटेड टू बी हो। अब हमको प्रूव करना है बी रिलेटेड टू ए। अब सोचो ए रिलेटेड टू बी कब है, जब ए माइनस बी का मॉड इवन। बी रिलेटेड टू ए कब होगा, जब बी माइनस ए का मॉड इवन हो। अब आपको एक चीज पता होगा कि मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स होता है, ठीक है, ये मालूम है ना। अरे देखो मॉड ऑफ माइनस टू, मॉड ऑफ टू, ये देखो दोनों का वैल्यू कितना होगा, मॉड माइनस टू का वैल्यू भी 2 होगा और मॉड 2 का भी वैल्यू 2 होगा, तो इसको बराबर नहीं बोल सकते हो। तो हमेशा मॉड ऑफ माइनस टू मॉड ऑफ 2 के बराबर होता है, वैसे ही मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो सोचो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी है, मॉड ऑफ ए माइनस बी है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे, मॉड ऑफ माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा बी माइनस ए।
अब देखो मॉड ऑफ ए माइनस बी था, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो बी माइनस ए हो गया। अब देखो मॉड में माइनस हो तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, माइनस को देखो ये माइनस एक्स का मॉड बराबर एक्स का मॉड किए, इसका मतलब माइनस को हटा दिए, तो माइनस को आप इसको हटा सकते हो, ये जो माइनस दिख रहा है ना इसको हटा सकते हो, तो क्या हो जाएगा मॉड बी माइनस ए। ठीक है, ये काफी बेसिक कंसेप्ट था, ये आपको पता होगा, लेकिन सभी बच्चे को समझ में आ जाए, एक एक बच्चा, इसके लिए मैं ऐसा बताया। तो चलो मॉड ऑफ ए माइनस बी को आप मॉड ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हो, ये लीगल है मैथमेटिक्स में। तो ए माइनस बी के जगह पे क्या लिख दिए, बी माइनस ए। तो जब ये और ये सेम है और ये अगर इवन है तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। और मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन, उससे लिख दिए मॉड ऑफ बी माइनस ए इवन। अब सोचो यहां पे मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन तो ए बी से रिलेटेड होता था, अब बी माइनस ए का मॉड इवन बता दिए हम तो क्या बोलेंगे कि बी रिलेटेड टू ए, यानी यहां पे आ जाते हैं बी माइनस ए इवन, तो बोलेंगे सो बी, सॉरी आर लिख दिए, बी बोल के आर लिख दिए, सो बी रिलेटेड टू ए। ठीक है, देखो ए रिलेटेड टू बी लेकर चले और हम प्रूफ कर दिए बी रिलेटेड टू ए, तो बोलेंगे सो आर इज सिमेट्रिक। आर कैसा है, सिमेट्रिक भी है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है अब ट्रांजिटिव। ठीक है, तो तीसरा हम लोग लेकर चलते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान के चलना होता है कि लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और इसके हेल्प से हमको प्रूफ कर देना है ए रिलेटेड टू सी, ये स्टार्टिंग वाला रिलेटेड टू एंड वाला। तो ये हम मान के चलेंगे लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी एंड प्रूफ कर देंगे ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो चलिए अब अगर आप मान लिए कि ए रिलेटेड टू बी, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड बी रिलेटेड टू सी माने तो मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। अब देखो यहां पे मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन है तो आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए माइनस बी बराबर 2k, आप लिख सकते हो क्या 2k। ठीक है, जहां पे k क्या है तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, वहां पे लास्ट में मैं लिख दूंगा पॉजिटिव इंटीजर इसलिए ले रहे हैं ताकि मॉड का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एंड b माइनस सी इज इवन, तो b माइनस सी को भी क्या लिखोगे, b माइनस सी के मॉड को क्या लिखोगे, ये इवन है तो इसको भी लिख दो 2k डैश। ध्यान देना वेयर k एंड k डैश बिलोंग्स टू i प्लस, i प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या जीरो भी हो सकता है, तो ऐसा करो पॉजिटिव इंटीजर न लिख के नॉन नेगेटिव इंटीजर, या इसी को बोल सकते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे कुछ भी रखो, अगर ए माइनस बी का मॉड इवन है तो इवन है तो 0 2 4 6 इसी फॉर्म में आएगा ना, और 0 2 4 6 के फॉर्म के नंबर को हम लोग बोलते हैं 2 इंटू के मतलब इंटीजर, या होल नंबर यहां पे बोले हैं तो होल नंबर, तो 2 को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इवन आएगा। काफी बेसिक कंसेप्ट है, इवन नंबर को 2k से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए यहां पे भी k डैश को भी होल नंबर माने तो 2k डैश भी इवन आएगा, तो a माइनस बी का मॉड इज इवन, तो इवन के जगह पे 2k लिख दिए। ठीक है, काफी बेसिक कंसेप्ट है, आपको मालूम होना चाहिए ये सब। तो मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर 2k, तो a माइनस बी क्या होगा, तो प्लस माइनस 2k, क्या बोलते हो। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, जैसे मॉड ऑफ x बराबर a, ठीक है, a पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो देखो हम k एंड k डैश होल नंबर लिए हैं, होल नंबर मतलब पॉजिटिव। ठीक है, या 0, तो ये पॉजिटिव है, 2 को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो मॉड ऑफ a माइनस बी बराबर कोई पॉजिटिव नंबर, तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k। जैसे मॉड ऑफ x बराबर a होता है ना, a पॉजिटिव हो तो x बराबर होता है ना प्लस माइनस a, वैसे ही उसी फॉर्मूले से ये हो गया a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k एंड b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k डैश।
मॉड ऑफ बी माइनस सी बराबर 2k डैश है, तो बी माइनस सी क्या होगा, तो प्लस माइनस 2k डैश होगा। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या होगा, तो देख लो a माइनस बी, अब b माइनस सी, तो b कट जाएगा क्योंकि माइनस बी प्लस बी है, और बचेगा a माइनस सी बराबर, अब इस दोनों को ऐड करो तो ऐसे ही लिख देते हैं प्लस माइनस 2k डैश, ठीक है। आप चाहो तो मतलब प्लस लो तो प्लस होगा, माइनस लो तो माइनस होगा, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो सॉरी अभी मॉड नहीं लगाते, मॉड थोड़ा सा एक स्टेप बाद लगाएंगे। a माइनस सी को आप क्या लिख सकते हो, तो प्लस माइनस आप कॉमन कर लो तो होगा क्या 2k अब प्लस 2k डैश, ठीक है। बोलोगे कि 2 भी कॉमन कर सकते थे, तो चलो 2 भी कॉमन, चलो अगले बार में कर लेंगे। तो अब अभी हमको प्लस माइनस इसलिए कॉमन किए कि इसका अपोजिट लिखना है। जैसे ये है ना मॉड x बराबर a, मॉड x बराबर a, तो x प्लस माइनस a होता है। अगर x बराबर प्लस माइनस a हो तो मॉड x बराबर a भी तो लिख सकते हो। तो देखो इसी का ये उल्टा वाला अब यूज कर रहे हैं। इतना बराबर प्लस माइनस ये है, तो मॉड ऑफ a माइनस सी क्या लिखोगे, तो लिखोगे 2k प्लस 2k डैश, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ, हाँ बोलो। तो मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर ये हो गया। अब देखो मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर 2 कॉमन कर लो तो ये k प्लस k डैश हो गया। अब देखो ध्यान से, k भी होल नंबर है, k डैश भी होल नंबर है, तो दोनों का सम भी होल नंबर होगा, दोनों का सम होल नंबर होगा, तो होल नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 इवन। और जैसे ही ये इवन आया आप झट से बोलोगे कि मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर इवन। ध्यान से देखो यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस बी इवन था तो a रिलेटेड टू b, यहाँ पे मैं ला दिया मॉड ऑफ a माइनस सी बराबर इवन, तो बोलेंगे क्या a रिलेटेड टू c। देखो यही करना था ना, a रिलेटेड टू c, a रिलेट हो गया b से, b रिलेट हो गया c से, हम लोग को प्रूफ करना था ट्रांजिटिव के लिए a रिलेटेड टू c। तो देख लो ये काम हम लोग कर दिए, मिशन कंप्लीटेड, a रिलेटेड टू c, बोलेंगे सो r इज ट्रांजिटिव। अब देखो r रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस भी है, ठीक है। तो बोलेंगे सो r इज इक्विवेलेंस। बुद्धिजीवी मतलब जो जानते हैं रिलेशन, ठीक है, जैसे आप। तो r इक्विवेलेंस हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये जो था ना कि प्रूफ करें कि r इज इक्विवेलेंस, ठीक है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू 1 2 3 4 5 पे ही प्रूफ करना था, ठीक है, बट आप इसका मतलब यूज करना ही नहीं। आप पूरे नेचुरल नंबर होता तो भी उसके लिए भी इक्विवेलेंस होता, पूरा इंटीजर होता उसके लिए भी इक्विवेलेंस होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो बोल रहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखो ध्यान से समझो, ऑड नंबर दिया 1 3 5 और इधर इवन नंबर दिया 2 4, बोल रहा है कि इसका सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, इस रिलेशन में इसका सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देख लो सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं, 1 1 से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं, 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है, और भी 1 रिलेटेड टू 3 भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारा एलिमेंट्स क्या है, बोल रहा है कि सो दैट क्या बोल रहा है कि सो दैट, भाई कहाँ गया, जल्दी आओ, हाँ, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ईच अदर मतलब जरूरी नहीं कि 1 1 से, 1 3 से भी, 3 1 से भी, 1 5 से भी, 5 1 से भी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 3 से रिलेट हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 3 का मॉड जो होगा वो आएगा -2, जो कि इसका वैल्यू 2 होगा और ये एक इवन नंबर है। तो इसमें क्या होगा, 1 3 से होगा, 3 1 से भी रिलेटेड होगा, 5 3 से होगा, 5 रिलेटेड टू 3 क्योंकि 5 - 3 इवन होगा,
ठीक है, तो इसमें इसका सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा, फिर इसका सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है, 4 2 से, 2 4 से, 2 2 से, 4 4 से, ठीक है। इसमें का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा, क्योंकि देख लो 4 2 से रिलेटेड होगा कब, जब 4 माइनस 2 इवन हो। तो देखो 4 माइनस 2 का मॉड आ रहा है 2, तो ये तो इवन है ही, ठीक है, तो ये इवन है यानी 4 2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो ही गया, इसको आपको लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ये भी दिखाओ कि बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी ऑफ 2 4। ये भी दिखाना है कि इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेट ना हो, ठीक है। तो देख लो आप 1 3 5 का एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड होगा क्या, ठीक है। देख लो 3, मान लो ये 3 रिलेटेड टू 2 होगा क्या, चेक करो 3 रिलेटेड टू 2 कब होगा, जब 3 माइनस 2 बराबर इवन हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 3 माइनस 2 बराबर 1 होता है जो कि इवन नहीं होता है, तो बोलेंगे 3 नॉट रिलेटेड टू 2। इवन की कोई भी इसका एलिमेंट ले लो तो वो इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो हम लोग रीजन में लिख देंगे, लैंग्वेज में लिख देंगे कि सिंस difference of any elements of this set from any elements of this set is not even, so any elements of this set is not related to this set मतलब 2 4, ठीक है। तो ये चीज आपको लिख देना है, ठीक है, लिख देना है लैंग्वेज में, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट रजनीश कुमार, ठीक है, हाँ देखो ये कैसा नाम, अपने नाम से ये जो है वो क्वेश्चन पूछा है, ये मिस्टर बानर सीआर ये सब क्या, अगली बार से ऐसे करोगे तो मैं कमेंट को डिलीट कर दूंगा, ठीक है, उसको उस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। तो ये पहली बार है तो ऐसे बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ये पूछे हैं सीट का डोमेन का लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 12 बता दीजिए। तो सीट मैंने एक दिया था डोमेन एंड रेंज पे, तो उसके डोमेन के लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो हम लोग चलते हैं, ये रहा सीट आपका, काफी अच्छा सीट था, आप लोगों ने मे भी बनाया होगा, जो बनाए हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लेवल 2 में क्वेश्चन नंबर 12, चलिए ये रहा लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 और 13 दोनों एक ही जैसा है, तो हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ले चलते हैं सीधे अपने बोर्ड पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देखिए, इसका डोमेन फाइंड करना है, ये जो फंक्शन गिवन है इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डोमेन के लिए ये जो स्क्वायर रूट के अंदर में है इसको लेना पड़ेगा पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। तो पॉजिटिव या जीरो लेकर चलेंगे, जो आएगा वही डोमेन। लेकिन 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 रुको थोड़ा देर, यहाँ पे पॉजिटिव एंड जीरो लेकर चलोगे तो नहीं बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि साइन स्कीम फाइंड करना यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। दिख रहा है ना x का पावर 12, ये सब अलग अलग टाइप का फंक्शन है, तो इसको जीरो से इक्वेट करना, फिर रूट्स लाना, ये सब थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग केस लेकर चेक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, प्लस माइनस है, तो अलग अलग केस लेकर यहाँ पे चेक करते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए उसमें हम लोग केस लेकर चेक करते हैं। तो केस फर्स्ट लेते हैं कि इफ x का वैल्यू 1 से बड़ा रखे तो क्या ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। देख सकते हो ये क्या है, तो x का पावर 12 है, माइनस x का पावर 9 है, प्लस x का पावर 8 है, माइनस x का पावर 7 है, प्लस x का पावर 4 है, माइनस x प्लस 1 है, ये है। तो x 1 से बड़ा रख के देखो क्या आता है, x 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख के देखो, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं, x अगर आप 1 से बड़ा रखते हो तो जितना पावर बढ़ाओ नंबर उतना ही बढ़ते जाएगा। जैसे हम बोले x का पावर 5 और x का पावर 3 में कौन बड़ा होगा, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो उसका पावर 5 करे, उसका पावर 3 करे तो कौन बड़ा होगा, तो x का पावर 5 बड़ा होगा, ठीक है। वहीं अगर ये 1 से छोटा नंबर रहता, जैसे देख लो ये x का वैल्यू मान लो 2 रखे,
तो 2 का पावर 5 करो और 2 का पावर 3 करो, तो 2 का पावर 5 कितना आता है, तो ये आता है 32 और 2 का पावर 3 आता है 8। तो देखो ये बड़ा हो गया। लेकिन वहीं अगर ये नंबर 1 से छोटा हो, जैसे हाफ हो, हाफ और यहां भी हाफ, इसका पावर 5 करे और इसका पावर 3 करे, तो अब देखो जब नंबर 1 से छोटा हो तो उसका पावर जितना बढ़ाओगे वो नंबर उतना ही घटेगा। जैसे देखो ये होगा 1/32 और ये होगा 1/8, देखो घटेगा, कौन छोटा है, तो 1/32 छोटा है। तो देख रहे हो बेस सेम है और पावर जिसका ज्यादा है वो नंबर कम होगा और जिसका पावर कम है वो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो बेस 1 से बड़ा है, तो सोचो x का पावर 12 और x का पावर 9 में कौन बड़ा होगा। बेस x का वैल्यू 1 से बड़ा अगर लें तो x का पावर 12 माइनस x का पावर 9 में बड़ा कौन होगा, तो आपको मालूम होगा x का पावर 12 बड़ा होगा, बड़ा पावर वाला बड़ा होगा। बेस देखो 1 से बड़ा लिए है ना, तो बड़ा अब माइनस छोटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर देखो x का पावर 8 और x का पावर 7 में कौन बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली x का पावर 8 बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा ये भी पॉजिटिव। फिर ये दोनों को एक साथ लो, तो x का पावर 4 और x में कौन बड़ा होगा, 1 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो 1 से बड़ा नंबर कोई भी 2 3 सोचो और पावर 4 करो, ऐसे ही छोड़ दो, पावर 1 करो तो कौन बड़ा होगा, तो x का पावर 4 बड़ा होगा। तो बड़ा माइनस छोटा कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। और 1 तो बिना चश्मा का ही दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब पॉजिटिव का सम क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। यानी कोई भी 1 से बड़ा नंबर लें तो ये स्क्वायर रूट में जो दिख रहा है ये आएगा पॉजिटिव। मतलब कि x ग्रेटर देन 1 इसका डोमेन होगा, मतलब इसके डोमेन में x ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए ये डिफाइंड होगा। यही होता है ना डोमेन का डिफिनीशन, कि जिस x के लिए ये डिफाइंड हो वही उसका डोमेन कहलाता है। तो x ग्रेटर देन 1 से इसको कोई दिक्कत नहीं है तो डोमेन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं केस 2। ठीक है, x बराबर 1 की। ठीक है, अब x बराबर 1 रखो तो क्या होगा, लिख देते हैं, ये है x का पावर 12 माइनस x का पावर 9 प्लस x का पावर 8 माइनस x का पावर 7 प्लस x का पावर 4 माइनस x प्लस 1। अब x का वैल्यू 1 रख लें तो 1 माइनस 1 सब 1 आएगा। x का वैल्यू 1 रख लें तो 1 का कितना भी पावर करे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखो 1 माइनस 1 ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे और बचेगा 1। ठीक है, ये 1 बच जाएगा, मतलब x का वैल्यू 1 रखें तो सब कट के क्या बच जाएगा, ये तो बच जाएगा 1, यानी कि 1 भी डोमेन में इंक्लूडेड होगा। x ग्रेटर देन 1 भी हो गया, x1 भी हो गया। अब बात करते हैं 0 से 1 की। केस 3 लेते हैं, एक एक चीज हम चेक करते हैं 0 से लेकर 1 की। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है, एक एक चीज और फिर पता चल जाएगा। तो 0 से 1 के बीच के नंबर की बात करें तो फिर से x का पावर 12 था माइनस x का पावर 9 प्लस x का पावर 8 माइनस x का पावर 7 प्लस x4 माइनस x प्लस 1। अब 0 से 1 के बीच के नंबर के लिए बताए थे ना कि पावर जितना बढ़ाओ नंबर घटेगा। ठीक है, पावर जितना बढ़ाओ नंबर घटेगा। तो चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव। तो सोचो यहां पे इसको अलग रखते हैं, 0 से 1 रखे हैं तो 0 से 1 का मतलब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव का पावर 12 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों को सोचो, ये दोनों x का पावर 8 और माइनस x का पावर 9। देखो 0 से 1 के बीच का नंबर लिए हैं तो x का पावर 8 में और x का पावर 9 में बड़ा कौन होगा, तो बड़ा होगा x का पावर 8, ये बड़ा। ठीक है, ये बड़ा है, लो हिंदी में ही लिख दिए। और ये क्या है, तो ये है छोटा। ठीक है, ये बड़ा ये छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर देखो ये और ये एक साथ लो, x का पावर 4 माइनस x का पावर 7, तो ये बड़ा, पावर कम तो बड़ा, और ये पावर ज्यादा तो छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा ये भी पॉजिटिव।
और ध्यान से देखना, x क्या लिए हो, x लिए हो आप 0 से 1, तो 1 माइनस 0 से 1 नंबर क्या होगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। 1 माइनस, जैसे 0 से 1 x के जगह पे मान लो हाफ है, तो 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ आएगा प्लस में, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या आ गया, फाइनली पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो आप ऐसे लिख दो, x का पावर 12, x का पावर 12, अब इसके बाद x का पावर 8 लिख दो, प्लस x का पावर 8, अब माइनस x का पावर 9, ठीक है, फिर प्लस x का पावर 4 पहले लिख दो, और तब माइनस x का पावर 7, अब प्लस 1 माइनस x, ऐसे लिख दो। तो अब देखो, अब देख सकते हो ये पॉजिटिव, ये पावर छोटा मतलब ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा क्या, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा क्योंकि x लिए है 0 से 1, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव मिलके क्या होगा, तो पॉजिटिव नंबर देगा। और स्क्वायर रूट के अंदर में ये सब क्या था, ये स्क्वायर रूट में था, तो स्क्वायर रूट के अंदर में x का वैल्यू 0 से 1 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब ये भी डोमेन में शामिल होगा। ठीक है, तो ये हो गया केस 3। अब आगे लेते हैं केस 4। x का वैल्यू 0 रखे तो क्या होगा, तो सीधे देख सकते हो x का पावर 12 है, माइनस x 9 है, प्लस x का पावर 8 है, माइनस x का पावर 7, प्लस x 4, माइनस x प्लस 1 है। x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, और बचेगा कितना, तो 1 बचेगा। 1 बचेगा तो आप क्या करोगे, बोलोगे कि ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है मतलब 0 रखने से भी ये फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड होगा, स्क्वायर रूट के अंदर में 1 आ जाएगा, मतलब 0 भी डोमेन में होगा। अब बात करते हैं निगेटिव नंबर की, पूरा निगेटिव नंबर एक साथ बात करते हैं, केस 5। ठीक है, x लेस देन 0 की बात करते हैं, तो x लेस देन 0 की बात करते हैं तो x का पावर 12 माइनस x 9 प्लस x का पावर 8 माइनस x का पावर 7 प्लस x का पावर 4 माइनस x प्लस 1, ये है। क्या होगा सोचो, कोई भी निगेटिव नंबर लें x के जगह पे, तो निगेटिव नंबर का पावर 12 क्या होगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो, निगेटिव नंबर x निगेटिव है, निगेटिव का पावर 9 निगेटिव होगा, पावर ऑड रखो, जैसे -2 रखो, इसका पावर 9 करोगे तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो निगेटिव नंबर का पावर 9 कर रहे हैं तो जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। अब पहले माइनस है तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। फिर देखो निगेटिव नंबर x रखे हैं तो x का पावर 8 हो जाएगा, ये पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव का पावर इवन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर यहाँ पे निगेटिव का पावर ऑड निगेटिव होगा, और फिर पहले माइनस लगा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर निगेटिव का पावर इवन आ रहा है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव के पहले माइनस लगा है तो ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। तो देख लो, कोई भी निगेटिव नंबर के लिए सारा पॉजिटिव आ गया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। तो सभी निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर रखें तो ये अपना फंक्शन डिफाइंड होगा। तो देखो दुनिया का सभी नंबर आ गया ना, पूरा निगेटिव आ गया, पूरा निगेटिव के लिए डिफाइंड, फिर 0 के लिए भी डिफाइंड, फिर देखो तो फिर ये 0 से 1 के लिए भी डिफाइंड, फिर देखो तो 1 से बड़ा के लिए भी डिफाइंड, 1 के लिए भी डिफाइंड। तो सब के लिए, दुनिया का सभी नंबर के लिए ये डिफाइंड होगा। मतलब इसका डोमेन क्या लिख दोगे, तो इसका डोमेन लिखोगे, इसका डोमेन लिखोगे आर, आर मतलब ऑल रियल नंबर, यानी -∞ टू इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरा, ये इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है इसको इसी टाइप से बनाना है और बना के देखना है कि कितना आंसर आता है। ठीक है, वैसे उसका भी आंसर ऑल रियल नंबर ही आएगा। आपको बस चेक कर लेना है कि इस तरीके से, जैसे अलग अलग केस में ये फंक्शन सेटिस्फाई हो गया ना, मतलब इस फंक्शन, ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड हो गया, तो उस फंक्शन के भी बारे में चेक कर लेना है कि वो भी ऑलवेज डिफाइंड होगा कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि सर डोमेन के लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 12, 16 एंड लेवल 2 का 2, 11। तो पहले क्वेश्चन नंबर लेवल 1 का 12, 16 देखते हैं। लेवल 2 ये था, लेवल 1 का 12, 16। ये लेवल 1 का ये 12 हो गया, 12, और ये हो गया 16। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये पूछा गया है।
तो ये क्या है, तो ये है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log x और बेस है 0.5। ध्यान रखना बेस यहाँ पे 1 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइंड होने के लिए क्या बोलोगे, फॉर डिफाइंड होने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर वाला मतलब log x टू द बेस 0.5 होना चाहिए पॉजिटिव या 0, ठीक है, ये पहला कंडीशन। एंड log को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट जो है x है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो x पॉजिटिव ले लिए, और log को डिफाइन होने के लिए इसका बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस तो 0.5 है, तो ये तो 0.5 है, मतलब 0.5 पॉजिटिव ही होता है, तो इस पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और बेस 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो 0.5 क्या 1 के बराबर होता है, नहीं होता है। तो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिर्फ ये log का आर्गुमेंट सिर्फ ले लिए क्या, पॉजिटिव। तो यही आ गया, ये आ गया D2, ठीक है, और इससे जो आएगा वो D1। x ग्रेटर देन 0 या बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया आपका D2। अब D1 निकालते हैं कि ये log x टू द बेस 0.5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा। तो आपको मैं बताया था कि ऐसे log a टू द बेस b ग्रेटर देन x हो, तो आपको लिखना है क्या, आपको लिखना है a ग्रेटर देन b टू द पावर x, b को यहाँ पे बेस में ले जाना है। कब, जब बेस पॉजिटिव, बेस 1 से बड़ा हो। इफ b का वैल्यू, ये b का वैल्यू जो है अच्छे से लिख देते हैं मिटा के, इफ b ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, b बेस 1 से बड़ा हो, तो इनइक्वालिटी नहीं बदलते हैं। ये जो इनइक्वालिटी दिख रहा है यहाँ पे नहीं बदले, a ग्रेटर देन कर दिए b टू द पावर x। लेकिन वही अगर b का वैल्यू 0 से 1 के बीच का हो तो हम लोग इनइक्वालिटी बदल देते हैं, मतलब a और लेस देन कर देते हैं क्या, तो b टू द पावर x, ठीक है, ये कर देते हैं। तो इस बात को हम लोग फॉलो करते हुए क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेस जो है वो 1 से छोटा है, 0 से 1 वाला है, ये वाला है, तो इनइक्वालिटी बदलना पड़ेगा, दैट इज लिखना पड़ेगा x और ग्रेटर देन इक्वल टू के बदले लेस देन इक्वल टू, और 0.5 का पावर कितना, तो 0। यहाँ का बेस, यहाँ का बेस बना, देखो ये इसको फॉलो करो, b का पावर x हुआ ना, b का पावर x हुआ ना, तो b है ये 0.5, तो 0.5 का पावर x, x के जगह पे 0 है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, तो x लेस देन इक्वल टू ये 0.5, किसी भी नंबर का पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये हो गया 1। तो ये हो गया D1। तो सोचो D1 है 1 से छोटा और D2 है 0 से बड़ा, तो D1 इंटरसेक्शन D2 क्या होगा, तो सिंपल 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, या आप नंबर लाइन पे भी प्लॉट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है पहला D1 बोल रहा है, ये मान लो 1 है, ये 0 है। पहला बोल रहा है कि देखो 1 से छोटा या बराबर होगा, तो 1 से छोटा या बराबर इधर। और दूसरा D2 बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी मतलब ऐसे 0 पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हो गया। अब देखो, अब दोनों में कॉमन क्या होगा, तो दोनों में कॉमन होगा 0 से 1, ठीक है, यानी डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया 0 से लेकर 1 तक। देखो 0 पे ओपन देना है, क्योंकि 0 दोनों में नहीं है, 0 इसमें है इसमें नहीं है, तो 0 पे ओपन देंगे, क्योंकि 0 आएगा नहीं, कॉमन में नहीं आएगा, दोनों में होगा तब ना कॉमन में आएगा, तो दोनों में नहीं है तो कॉमन में नहीं आया, तो 0 से 1 ओपन क्लोज, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया फाइनल डोमेन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 12 के बाद 16, ठीक है, 12 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। इसका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन इसका कैसे फाइंड करोगे, तो लॉग लगा है, तो लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, लिखेंगे फॉर डिफाइंड लॉग का आर्गुमेंट दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन सिर्फ 0 होना चाहिए। लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो x माइनस 4 मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। एंड ये भी स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये ठीक है, ये जो है
इसको पहले देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या बोलोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, ये हो गया d2, ठीक है, d1 यहां से निकल के आएगा। फिर ये बोल रहा है कि 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x को उधर ले जाओ, तो x लेस देन और इक्वल टू 6, ये आ गया। इसको क्या बोलोगे, d3, x लेस देन और इक्वल टू 6, ये d3 और ये d2। अब देखो इसको क्या करोगे, तो ये देखो ये स्क्वायर रूट है, और मैं बताया था फंडामेंटल में कि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी एंड ये भी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बस स्क्वायर रूट डिफाइंड हो जाना चाहिए। तो स्क्वायर रूट तो डिफाइंड होने के लिए ये सब लिए है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए d2 d3 लिए ही है, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे कि ऑलवेज ट्रू व्हेन स्क्वायर रूट डिफाइंड, जब स्क्वायर रूट डिफाइंड हो तो ये हमेशा ट्रू होगा, ठीक है। तो बस स्क्वायर रूट को डिफाइन करना है, और वो तो हम लोग यहाँ पे कर ही चुके हैं। तो हम लोग का फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है, तो ऑलवेज डिफाइंड को मान लो d1, और ये d2 आ गया, ये d3 आ गया, तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, ठीक है। ऑलवेज डिफाइंड, ठीक है, ऑलवेज डिफाइंड मतलब कि क्या, कि जब स्क्वायर रूट डिफाइंड है तो स्क्वायर रूट डिफाइंड ये किए हैं, तो एक्चुअली आप ये दोनों का ही इंटरसेक्शन सिर्फ लेते तो हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखे हैं उस बात को भी फॉलो करके चलना है। तो बोल रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 मान लो ये है और ये 6 है, बोल रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ये हो गया। ये बोल रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6 से छोटा या बराबर। और ये बोल रहा है कि जब स्क्वायर रूट डिफाइंड हो तो स्क्वायर रूट ये दोनों के लिए डिफाइंड होगा, तो दोनों कब होगा, तो 4 से 6 के लिए, ठीक है। मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, 4 से 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x बिलोंग्स टू 4 to 6, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ऑलवेज ट्रू व्हेन स्क्वायर रूट डिफाइंड। तो ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड है, तो जब ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, ठीक है। तो ये डिफाइंड होने के लिए ये और ये डिफाइंड होने के लिए ये, दोनों डिफाइंड होना चाहिए। तो दोनों डिफाइंड होने के लिए दोनों का कॉमन किए ना, तो x 4 से 6 रखे हैं, तो ये दोनों स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा, और जब स्क्वायर रूट डिफाइंड होगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, और दोनों पॉजिटिव का सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो लॉग ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, तो सिर्फ स्क्वायर रूट को डिफाइन कर लेना है, ये दोनों स्क्वायर रूट को, ठीक है। लॉग अपने आप हो जाएगा डिफाइंड। तो डोमेन इसका हो गया कितना, तो 4 से 6 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है रेंज के लेवल 1 का क्वेश्चन 6 and 13। तो देखते हैं रेंज के लेवल 1 का 6 and 13। तो ये रहा टॉपिक रेंज एंड ये लेवल 1, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और 13 रहा ये क्वाड्रेटिक का। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, और इसका फाइंड करना है हमको रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग अगर प्रोसेस से जाए तो क्या करना पड़ता है, पहले डोमेन फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन फाइंड करो, फिर उसके बाद से उसका डोमेन जैसे आए उसके अकॉर्डिंग रेंज फाइंड करना होता है। लेकिन हम लोग अब इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के बारे में पता है, एक बताए थे एक तरीका जिसमें अगर एक फंक्शन के बारे में पता हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका ये कंपोजिट हम लोग मिला के उसका रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसका रेंज फाइंड करने के लिए देखो लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते होंगे कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे लो पूरा स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, कॉस एक्स क्या होता है, तो -1 से 1 के बीच में। अब अगर स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायरिंग का कंसेप्ट मैं बताया था यहाँ पे कि 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो ये दोनों के स्क्वायर करो और जो मैक्सिमम आए वहाँ तक जाता है। तो दोनों का स्क्वायर तो सेम ही आएगा, -1 का स्क्वायर भी सेम 1 ही आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 तक जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। या आप सोच सकते हो -1 से 0 के बीच का जो नंबर है, जैसे -1 से 1 है,
इसका स्क्वायर करने जा रहे हैं तो जीरो बीच में है। अब -1 से जीरो के बीच का जो नंबर है उसका स्क्वायर क्या आएगा, तो 0 से 1 आएगा, और 0 से 1 का स्क्वायर तो 0 से 1 ही आएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हो। अब देखो cos स्क्वायर एक्स आ गया cos स्क्वायर एक्स आ गया 0 से 1। अब यहाँ पे π/4 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक साइड में। तो π/4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करने से कुछ चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। तो ये मतलब इनइक्वालिटी कुछ चेंज नहीं होगा। तो 0 में π/4 मल्टीप्लाई किए तो 0 ही रहा, और यहाँ पे π/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा π/4 cos स्क्वायर एक्स, और 1 में π/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4। अब क्या होगा, तो अब हमको चाहिए सेक ऑफ इतना। तो देखो सेक का ये चीज क्या आया, तो सेक का एंगल आया, ठीक है, सेक का एंगल क्या आया 0 से लेकर π/4। तो सोचो सेक का रेंज चाहिए, तो सेक का ग्राफ आपको हल्का फुल्का मालूम होना चाहिए, ट्रिगो में पढ़ाया गया होगा। ये होता है कॉस का ग्राफ ऐसे, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ होता है, और सेक का ग्राफ जो होता है इसी का रिवर्स ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इन्फिनिटी तक जाता है π/2 पे। तो देखो यहाँ पे 0 पे सेक का वैल्यू, सेक का एंगल अगर 0 हो तो सेक 0 क्या होता है, तो सेक 0 1 हो जाता है। देख रहे हो, सेक 0 पे 1 हो गया। अब π/4 पे क्या होता है, हमको ज्यादा से मतलब है ही नहीं, 0 से π/4 का मतलब है, तो π/4 पे ये हो जाता है √2, मतलब सेक π/4 का वैल्यू होता है √2। तो अगर हम बोले कि सेक का एंगल हो 0 से π/4, सेक का एंगल मान लो ले 0 से लेकर π/4 तक, सेक का एंगल ले ले 0 से π/4 तक, तो मतलब एंगल ले ले एक्स का वैल्यू 0 से π/4 तक, तो सेक एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक 0 से लेकर, देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सेक लगा दो, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। तो सेक 0 होगा कहाँ से कहाँ, सेक एक्स कहाँ से कहाँ होगा, तो सेक 0 से सेक π/4, ठीक है, यानी सेक 0 का वैल्यू 1 एंड सेक एक्स हो जाएगा कहाँ तक, तो √2 तक, 1 से √2। तो वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ भी है। ये देखो ये एंगल है सेक का एंगल π/4 cos स्क्वायर एक्स है, तो π/4 cos स्क्वायर एक्स हम निकाल दिए 0 से π/4 तक। तो इसमें सेक लगा दो, ठीक है, सेक हम दिखा दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग होता है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, यानी हो जाएगा सेक 0 और ये हो जाएगा सेक π/4, देखो cos स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा सेक π/4। तो यही चीज है ना y, ठीक है, तो y कहां से कहां आ गया, तो सेक 0 1 एंड सेक π/4 √2। तो ये आ गया, रेंज आ गया कहां से कहां तक, तो 1 से लेकर √2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया, रेंज बिलोंग्स टू 1 to √2, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। चलो इसका रेंज फाइंड करना है। तो ये क्वाड्रेटिक है, सिंपल, y इक्वल टू क्या है, इसको अरेंज करके लिखो, पहले -x², फिर -2x + 3। तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का a जो है, a का वैल्यू -1 है, यानी निगेटिव है। तो a निगेटिव, तो क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड, यानी इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा मिनिमम वैल्यू -∞, ठीक है, याद करो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो मिनिमम वैल्यू -∞ एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या, तो 4ac - b² 4a, या इसी को हम लोग लिखते हैं -d/4a। तो -d होता है क्या, तो b² - 4ac, इसमें माइनस लगाओगे तो 4ac - b² आ जाएगा। अब by 4a का 4a वैसे ही लिख दिए। तो अब लिखो इसका सब, देखो a का वैल्यू -1 है, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है -2, एंड c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू देखो ये 3 है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों निकल गया, तो y कहां से कहां लिखोगे, तो -∞ से 4ac, तो 4, a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू 3, माइनस b² दैट इज -2 का स्क्वायर यानी 4। अब बाई
4 और ए का वैल्यू कितना, तो -1। तो अभी से जो सिंप्लीफाई कर दो तो आएगा y का वैल्यू -∞ से लेकर, और ये हो जाएगा -12 -4 -14 सॉरी -16 बाई में -4, तो माइनस माइनस कटेगा 4 आ जाएगा। तो ये आ गया -∞ से लेकर 4 तक, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू भी होगा, तो रेंज क्या आ गया, तो रेंज आ गया -∞ से 4, ठीक है। हो गया फाइनल आंसर। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हम लोग को सिंपल रेंज फाइंड करना था। इसका जो आंसर है ये हमको लगता है कि गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आंसर जो है वो यही लिख देना, ठीक है। आई होप यही आया होगा, और हमको लगता है पूछा भी इसीलिए गया है कि आंसर हो सकता है कि मैच नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप भी अगर बनाए हो, अगर इतना आया है तो वो सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो इसी में नेक्स्ट है कि ऑल्सो सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 लेस देन इक्वल टू x + 2। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, चलिए ये क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू x + 2, ठीक है। तो ये एक इरेशनल इनइक्वालिटी है, इसको मैं बताया था इरेशनल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। तो वो प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इरेशनल इनइक्वालिटी जो सॉल्व करने का तरीका था वो यूज़ करते हैं। क्या किए थे, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको कर दो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि जो भी काम करना है आपको इसके अंदर में ही करना है, यानी कि मतलब आंसर आए या कुछ भी आए वो इसके अंदर में ही आना चाहिए, ठीक है। जब जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो इसको फाइंड कर लेते हैं पहले। दैट इज 2x, 1 को उधर भेजो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को डिवाइड करो तो 1/2, ठीक है। तो अब देखो एक नंबर लाइन बनाओ, इधर इन्फिनिटी और इधर 1/2, ठीक है। देखो अपना दुनिया जो है वो यही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 ही है, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो पूरा दुनिया है वो -∞ से इन्फिनिटी नहीं है, वो क्या है, तो वो है हाफ से इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आए, चाहे केस लो चाहे कुछ भी लो, वो इसी बीच में आना चाहिए, हाफ से इन्फिनिटी के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये कर दिए। अब बोले थे कि इसको 0 से इक्वेट करो, x + 2 इक्वल टू 0 करो, तो x आएगा -2। तो इस बीच में -2 लिखना है। तो देखो इस बीच में तो -2 आता नहीं है, ठीक है। तो -2 आपको चलो वर्चुअली ऐसे एक दुनिया बना रहे हैं, ठीक है। वैसे यही दुनिया है, ठीक है, लेकिन हम इधर जा रहे हैं, -2 इधर होगा, ठीक है। अब देखो -2 इस बीच में होता तो 2 केस बनता, जैसे -2 मान लो यहाँ पे होता, ऐसा है नहीं, बल्कि -2 यहाँ पे होता, या मान लो 2 होता, जैसे यहाँ पे x - 2 होता तो इक्वेट करने पे 2 आता, तो 2 यहाँ पे लिखा था, तो 2 केस बनता, एक केस बनता हाफ से 2 एंड एक केस बनता 2 से इन्फिनिटी। बट ऐसा नहीं है, जो ये 0 से इक्वेट करने पे, इसको 0 से इक्वेट करने पे जो चीज़ आया वो इधर आया, ठीक है। बट हमारा दुनिया तो इधर है, तो हम लोग एक ही केस बनाएंगे, और वो भी कौन सा, तो वो -2 से इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि इधर तो है ही नहीं, दुनिया ही नहीं है, ठीक है। हाफ से इन्फिनिटी केस बनाएंगे, ठीक है। -2 से बड़ा बनाना था लेकिन ये तो लेना ही नहीं है, तो हाफ से इन्फिनिटी बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग केस एक ही केस ही लेंगे, ठीक है। एक केस लेंगे कि x हाफ से इन्फिनिटी हो, हाफ से इन्फिनिटी हो, ठीक है। वो भी नहीं भी ले सकते हैं, बिना केस लिए हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि केस कब लेते हैं, तो जब दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो, तो एक सिचुएशन में अलग तरीके से सॉल्यूशन निकालते हैं और दूसरे सिचुएशन में अलग तरीके से। बट यहाँ पे तो सेम ही सिचुएशन है, तो बिना केस लिए आप काम कर सकते हो। क्या करोगे, तो 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू x + 2। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जब जब डिफाइंड होगा तब तब ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, नहीं डिफाइंड होगा तब तो बात ही कुछ नहीं करना है, और जब डिफाइंड होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। मतलब जब ये मुंह खोलेगा तब ये पॉजिटिव ही बोलेगा, ठीक है। अब मुंह बंद है तो बंद ही है, तो उसमें क्या सोचना।
चलो अब इसको चेक करो, हाफ से इन्फिनिटी के लिए इसको चेक करो। तो कोई भी नंबर रख लो हाफ से इन्फिनिटी के बीच का, दैट इज 2 रख लो। तो 2 रखने पे ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी खुशखबरी, दोनों साइड स्क्वायरिंग किया जा सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करोगे इधर तो स्क्वायर रूट हटेगा, दैट इज 2x - 1 होगा, और दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, और इधर हो जाएगा x² + 4x + 4। सबको एक साइड लाओ तो होगा x² और 4x अब -2x और 4 अब +1 5, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि सबको इधर लाए हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये हो। अब देखो ध्यान से, ये जो क्वाड्रेटिक है इसके बारे में थोड़ा सोचो। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, यह है b² - 4ac, यानी कि b² 4 - 4, a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू 5। तो ये 4 - 5 4 जा 20, दैट इज 4 - 20 - 16, निगेटिव आ गया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया। तो a देखेंगे क्या है, तो a इसका है 1, x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऑलवेज एबव द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। किसका ग्राफ, तो ये क्वाड्रेटिक का, ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, इसका ग्राफ ऑलवेज एबव एक्स एक्सिस होगा, दैट इज ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। कौन, तो x² + 2x + 5। तो यहां पे पूछ रहा है कि ये पॉजिटिव या 0 कब होगा, तो ऑलवेज, मतलब x बिलोंग्स टू r, ऑलवेज को ही मैथ्स के लैंग्वेज में बोलते हैं x बिलोंग्स टू r। तो ये अपना हुआ सॉल्यूशन। बट ये जो जिस केस में रह के किए हैं उस केस से तो इसका इंटरसेक्शन करना होगा ना। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो केस के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे केस इंटरसेक्शन सॉल्यूशन। ये किए थे ना जब इरेशनल इनइक्वालिटी बताए थे, तो ये चीज भी बताए थे कि लास्ट में ये काम करना है। तो सॉल्यूशन है ऑल रियल नंबर, और केस है देखो हाफ से इन्फिनिटी, ठीक है। केस नहीं भी लिए रहते तो जो हमारा जिसके लिए डिफाइंड है क्वेश्चन उसके साथ सॉल्यूशन इंटरसेक्शन करना होता। तो हाफ से इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर में क्या हो जाएगा, केस ही हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू हाफ से इन्फिनिटी, यानी ये आंसर हो गया, इस इरेशनल इनइक्वालिटी का आंसर हो गया हाफ से इन्फिनिटी। मतलब हाफ से इन्फिनिटी कोई भी नंबर रखोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है, बस क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये इनका कंप्लीट हो गया मिस्टर रजनीश कुमार का। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है नीतीश आनंद का। ये पूछ रहे हैं कि सीट के क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 1, भाई कौन सा, डोमेन की रेंज। सीट का क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 1, डोमेन की रेंज कौन सा, जल्दी बता दो। ऑनलाइन में तो यही परेशानी है, अब बता नहीं सकते हो, अब आधा अधूरा लिखे हो तो अब मैं क्या करूं। सीट का क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 1, तो लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये तो बता दिए, लेकिन डोमेन का की रेंज का ये नहीं बताए, बहुत बड़ी गलती कर दिए, लोकेशन सही से नहीं बताए। चलिए मैं देखता हूँ, जो आसान होगा वही बताऊंगा। ये है रेंज लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ठीक है। तो क्या करूं, क्वेश्चन नंबर ये तो बहुत ही आसान है। और देखते हैं डोमेन का। तो डोमेन का जो है वो ये रहा, ठीक है। तो इसका डोमेन फाइंड करना ये भी आसान है, ठीक है। तो क्या करें, तो चलिए ऐसा करते हैं, दोनों बता देते हैं, या बताते नहीं है, हिंट कर देते हैं, ठीक है, दोनों को हिंट कर देते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसका फाइंड करना है डोमेन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन डोमेन का, ये है लेवल 1 का, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो क्या करोगे, बोलोगे फॉर डिफाइंड डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए,
तो ये चीज दैट इज 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बस इसका साइन स्कीम आपको फाइंड कर लेना है। साइन स्कीम कैसे फाइंड करते हैं ये मैं फंडामेंटल में भी बताया था और बहुत बार बताया था डोमेन निकालते टाइम में। तो ये अब आपका काम, आप इसका साइन स्कीम फाइंड करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेंज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रेंज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो ये रहा रेंज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। रेंज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहां पे स्क्वायर था, थोड़ा सा कट गया। तो इसका रेंज चाहिए, ठीक है। इसका रेंज चाहिए तो क्या करोगे, तो वेरी सिंपल, यहां पे एक्स स्क्वायर आपको दिखा, जैसे ही एक्स स्क्वायर दिखा, अच्छा एक तो आप वो बेसिक मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं तो अब बेसिक मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि डोमेन फाइंड करें फिर रेंज फाइंड करें, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, y इक्वल टू, देखो इसको डिवाइड करो 1 को एक्स स्क्वायर से, तो 1/x स्क्वायर, अब प्लस ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो एक्स स्क्वायर के बारे में आपको मालूम है कि ये 0 से इन्फिनिटी होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बट एक चीज और ध्यान यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं। तो एक्स स्क्वायर 0 के बराबर नहीं, दैट इज एक्स 0 के बराबर नहीं। तो एक्स 0 के बराबर नहीं लोगे तो क्या एक्स स्क्वायर 0 के बराबर आ पाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तो रखना है, लेकिन 0 पे इक्वल टू का साइन नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि एक्स इस क्वेश्चन के लिए एक्स 0 लेंगे ही नहीं, मतलब डोमेन में आएगा ही नहीं। तो जब डोमेन में एक्स आएगा ही नहीं तो उसका स्क्वायर 0 हो ही नहीं पाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर सिर्फ 0 से इन्फिनिटी होगा। अब एक्स स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी है तो इसका रेसिप्रोकल करो, देखो सारा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1/x स्क्वायर, और पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी बदलता है। देखो ऐसे था, ऐसे कर दिए, ऐसे था, ऐसे कर दिए, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से इन्फिनिटी ही रहेगा, और ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, और 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यही चीज है ना y, 1/x स्क्वायर प्लस 1 यही है y। तो क्या करोगे, ये y और ग्रेटर देन देखो कहां से, तो 1 से, और लेस देन इन्फिनिटी। तो रेंज आ गया, रेंज क्या आ गया, तो रेंज बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपने इसको क्लियर नहीं किया था कि डोमेन का कि रेंज का, तो मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। लेकिन आगे से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें वो क्लियर कर दें एग्जैक्टली, कि मतलब कि कौन है, मतलब कहां से एग्जैक्ट, अगर आप लोकेशन बता रहे हो तो एग्जैक्टली बताओ कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अभी कौन बता रहे थे, तो ये सीट का लेवल 1 का 3। देखो नेक्स्ट पूछा था कि फाइंड द रेंज ऑफ, ये आदर्श कुमार पूछ रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसको देखते हैं, रेंज निकालना है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 का। y इक्वल टू क्या है, तो रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। तो देखो इसका रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन कैसे फाइंड करोगे, तो ये रूट के अंदर में है x माइनस 1, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करोगे, किसके लिए, तो फॉर डिफाइंड। डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा डोमेन, मतलब डोमेन क्या हुआ, तो डोमेन आ गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखो डोमेन 1 से इन्फिनिटी हो तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मतलब डोमेन 1 से इन्फिनिटी हो, मतलब एक फाइनाइट इंटरवल टाइप है, एक भी तरफ फाइनाइट हो तो उसके लिए वो फाइनाइट इंटरवल वाला ही कंसेप्ट यूज करते हैं,
ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो देखो रूट एक्स माइनस वन है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स माइनस वन का होगा 1/2 रूट एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स माइनस वन, और x का 1, तो वो लिखना तो जरूरी नहीं भी था। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, तो ध्यान से देखो, इसको जीरो से इक्वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो है ये रूट है और ये 2 है और ऊपर में 1 है, तो ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। dy बाई डी एक्स आ गया पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। आपको मैं बताया था कि अगर dy बाई डी एक्स, इफ dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब देखो हमको फंक्शन बनाना है कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में, तो 1 से इन्फिनिटी के लिए ये डिफाइंड ही है, इसके पहले डिफाइंड नहीं है। तो 1 पे देखो ये फंक्शन इंक्रीज है, तो 1 पे वैल्यू निकालो क्या आएगा, फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालो क्या आएगा, तो 1 पुट करोगे इसमें तो 0 आ जाएगा। देखो 1 पुट करो, y इक्वल टू एक्स के जगह पे 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, तो ये आ गया 1 पे 0, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब हमको 1 से इन्फिनिटी तक जाना है, तो 1 पे तो 0 आ गया। जैसे जैसे अब आगे बढ़ोगे तो बढ़ते जाएगा। वैसे भी देख रहा हो इसमें आप पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो थोड़ा सा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 पे 0 आ रहा था, फिर 2 पे कितना आएगा, तो 2 पे 1 आएगा, फिर 3 पे निकालोगे तो 3 पे √2 आएगा और बढ़ा, ठीक है, 4 पे 5 पे, ये सब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और हमको यहाँ पे मिला भी है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये 1 पे 0 आएगा और आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते ऐसे होते जाएगा, ठीक है। जैसे ही इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही होगा, और इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट भी इन्फिनिटी। तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, तो मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्स वैल्यू, अब देखो मैक्स वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी एग्जैक्टली है नहीं, यहाँ पे बोलते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब तक क्लोज इंटरवल में नहीं है तब तक मैक्सिमम वैल्यू लेते नहीं है, ठीक है। वैसे भी सोचो मैक्सिमम वैल्यू आप बोलोगे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तो फिक्स नंबर नहीं है ना, ये तो डिफाइंड नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं कि जब वेन या इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी जाएगा तो y भी कहाँ जाएगा, तो y भी इन्फिनिटी होगा, तो मिनिमम वैल्यू 0, और जब x इन्फिनिटी तक गए तो इसका वैल्यू हो गया इन्फिनिटी, मतलब रेंज आ जाएगा क्या, रेंज आ जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये रेंज हो गया। आप ग्राफ को भी देखकर बोल सकते थे, बोले थे ना ग्राफिकल डिफिनीशन ऑफ रेंज, बोले थे कि y एक्सिस जो होता है, ठीक है, y जैसे जो भी कर्व आया तो ये कर्व ऐसे चलते गया, ऐसे एरो बना दिए, मतलब ऐसे ही ऊपर जाते जाएगा, तो कर्व का जो y कोऑर्डिनेट आते जाए वही उसी का कलेक्शन होता है रेंज। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 और बढ़ोगे तो y कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव में बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी आप ग्राफ को देखकर भी रेंज बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए ना डिफरेंट मेथड में बताया था रेंज फाइंड करने का, तो अलग अलग हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज होता है, ठीक है, इसीलिए, और ये खुद से सोचना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में कौन मेथड यूज होगा, इसलिए रेंज जो होता है वो निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का रेंज, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जा आ गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लगता है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, इसके आगे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये फाइंड द रेंज ऑफ ये था। अब अगला क्वेश्चन है कि रेंज लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 5 6। तो रेंज लेवल 1, ये देखो ये सही क्या बोलेंगे,
अरे तू अस्थिर है, ये सही लोकेशन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आप लोकेशन वाइज पूछो, मतलब ऐसे पूछो, तो इस तरीके से पूछो। ठीक है, मतलब पूरा बताओ कि रेंज का है कि कहाँ का है। ठीक है, ये सब बताना जरूरी है, नहीं तो मैं मुझको क्या दो क्वेश्चन बताना पड़ेगा। और यहाँ तो बता दिया, बड़ा बड़ा होता तो नहीं बताता, छोड़ देता। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से पूछो क्वेश्चन। तो ये है रेंज लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6। तो देखते हैं रेंज लेवल 1 का 5 और 6 क्या कहता है। ये रहा रेंज और लेवल 1 का 5 और 6। तो देखो 6 मैं ऑलरेडी बता दिया हूं, 6 बताने की कोई जरूरत नहीं है, जाके पीछे देखो 6 में बता दिया। 5 देखो 5, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, a cos bx प्लस सी प्लस डी, इसका रेंज फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है। तो सोचो इसका रेंज फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे cos bx प्लस सी है, तो आप जानते हो कि cos का एंगल कुछ भी हो, कुछ भी इन द सेंस कि वो कम से कम एक इंटरवल हो जाना चाहिए। जैसे देखो cos का ग्राफ ऐसे होता है ना, तो कम से कम यहां से यहां तक हो जाना चाहिए। मान लो 0 से लेकर पाई तक हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आप अगर 0 से लेकर π/2 तक ही लोगे तब तो रेंज 0 से 1 होगा। ठीक है, लेकिन कम से कम एक ऐसे लोगे पूरा यहां तक जाएगा, तब रेंज होगा 0 से -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो cos का अगर एंगल हम कुछ भी लें, ठीक है, कुछ भी इन द सेंस की, मतलब ऐसा नहीं कि छोटा ले लें, छोटा लोगे तो फिर रेंज बदल जाएगा। ठीक है, तो cos यहाँ पे है bx प्लस सी और ये लीनियर है, तो ये तो ऑल रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो cos का जो ये एंगल है वो कुछ भी हो तो इसका रेंज होता है -1 से लेकर 1 तक। cos का एंगल कुछ भी हो, रेंज कहां से कहां तक, -1 से लेकर 1 तक, और छोटा नहीं होना चाहिए, तो छोटा नहीं है। ठीक है, bx प्लस सी ऑल रियल नंबर आता है, ये एक लीनियर आएगा। ठीक है, ऐसे या ऐसे इसका एक ग्राफ आएगा तो ये ऑल रियल नंबर देगा। ऑल रियल नंबर देगा मतलब ये बहुत बड़ा वैल्यू, -∞ से इन्फिनिटी देगा, मतलब cos का पूरा ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहां पे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा था, आप समझे कि नहीं? देखो फिर से बताता हूं, अगर ऐसे हो cos और यहां पे कुछ ऐसा चीज लिखा जा रहा है जो कि 0 से पाई तक भी नहीं है, उससे भी छोटा है। ठीक है, तो अगर हम कुछ भी लिख दें, जैसे मान लो cos क्या लिखें, cos sin x लिख दें, तो ये 0 से पाई तक भी नहीं जाता, ये -1 से 1 होता है, और -1 से 1 बहुत नजदीक, यहां से यहां होगा। ठीक है, तो एंगल 0 से पाई तक कम से कम जाना चाहिए। ठीक है, या कोई भी पाई से लेकर 2 पाई तक जाना चाहिए। ऐसे एक बार मूव कर जाए तो इसका रेंज हो जाता है -1 से 1। ठीक है, इसका रेंज -1 से 1 नहीं होगा। ठीक है, इसका रेंज कुछ और होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो cos bx प्लस सी और इसका ये bx प्लस सी ऑल रियल नंबर हो सकता है, सो -1 से 1 ये हो गया। अब इसमें a मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a के बारे में यहाँ पे दिया तो नहीं है पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, निगेटिव भी आप मान के चलोगे तो सेम ही चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -a और ये a cos bx प्लस सी और इधर आ जाएगा a। ठीक है, अब क्या करोगे, तो d ऐड करना है, तो d ऐड करोगे तो होगा -a प्लस डी, और इसमें d ऐड करोगे तो y ही आ जाएगा, तो y डायरेक्ट लिख देते हैं, और ये आ गया a प्लस डी। तो देखो रेंज आ गया -a प्लस डी से a प्लस डी तक। ठीक है, क्या आ गया रेंज, -a प्लस डी से लेकर a प्लस डी तक। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल आंसर अपना, रेंज ये हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन अब जाके कंप्लीट हुआ। तो आई होप ये जिनका जिनका जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्लियर हो गया होगा। जिनका क्वेश्चन नहीं भी था वो भी ये वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर हम लोग डाउट सेशन लेके आएंगे अगले वीक में। ठीक है, अगले वीक में और भी ज़्यादा टॉपिक हो जाएगा कवर, तो उस पर भी डाउट आ सकता है।
तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और डाउट ऐसे ही आप पूछते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, डेली मेहनत कीजिए, ताकि आप अच्छे से, मतलब कि आप जब भी स्कूल खुले, या कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि स्कूल खुले, एग्ज़ाम हो हाफ ईयरली, या कोई मिड टर्म, फर्स्ट टर्म, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए घर पे। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।